के नियम की सीमाएं, तो सीमाएं कई हैं। सबसे पहली सीमा है राउल्ट का नियम तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए सत्य होता है, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। हमने कहा कि राउल्ट का जो नियम है तनु विलयन, तनु विलयन समझ में आ गया ना, जिसमें विलय की सांद्रता कम हो। तो राउल्ट का नियम जो है तनु विलयन के लिए तो ठीक है, यानी वो उस पर लागू होता है, लेकिन सांद्र विलयन पर जो है राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। दूसरा लिख लो, वाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, जबकि अवाष्पशील पदार्थों के जलीय विलयन पर राउल्ट का नियम लागू होता है। समझ में आया? दूसरा हमने कहा वाष्पशील अवाष्पशील मालूम है। वाष्पशील का मतलब ये हुआ कि जैसे जिसको मिला दिया जाए वाष्प बन के उड़ जाए। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कपूर है, कपूर को आप क्या करें, उसको जो है चाय जिसमें मिला दिए, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वाष्प बन करके उड़ जाए। ऐसे ठोस पदार्थ जो वाष्पशील हो, यानी विलयन बनने के बाद भी वो उड़ जाए, तो ऐसे पदार्थों के विलयनों पर जो है राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। अब जबकि अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील जैसे चीनी है, चीनी को अगर मिला दिया जाए तो विलयन बन जाएगा, तो क्या चीनी में से उड़ जाए? उड़ेगा नहीं। तो ऐसे पदार्थ जो अवाष्पशील यानी जो वाष्प बन के ना उड़े, अवाष्पशील पदार्थों के जलीय विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू होता है। एक और लिख लो, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम, विद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। इसका कारण यह है कि विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य पदार्थ जलीय विलयन में, जलीय विलयन में वियोजित होकर आयन देते हैं। देखो एक शब्द है विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं, कौन पदार्थ होते हैं, जिनको जलीय विलयन में घोलने पर उसमें से धारा प्रवाहित की जा सके। विद्युत अपघट्य के विलयन, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स वे पदार्थ होते हैं। विद्युत अपघट्य कौन पदार्थ है? विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिसको जलीय विलयन में घोलने पर उसमें से धारा प्रवाहित की जा सके। जैसे बहुत सारे पदार्थ रखे हो तो आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा वैद्युत अपघट्य है, तो आप कैसे चेक करोगे? उसको पानी में डाल करके इधर करंट छोड़ो, इधर करंट लो।
अगर इधर से इधर करंट पास हो जाता है, इसका मतलब ये पदार्थ जो डाले हैं वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। और अगर धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इसका मतलब वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो वही लिखा है कि वैद्युत अपघट्य के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। यानी अब जहां से धारा प्रवाहित हो जाता है उस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। कारण क्या है? कारण वही है कि विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में क्या होते हैं? वियोजित। अब धारा कैसे प्रवाहित होती है? अरे वैद्युत अपघट्य, कोई वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl है, ये भी एक प्रकार का वैद्युत अपघट्य। तो होता क्या है, जब इसको हम जल में डालते हैं, जैसे ही जल में डालेंगे, अब जल का सूत्र नहीं लिखा जाएगा, जैसे इसको जल में डालते हैं तो ये Na प्लस चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज में टूट जाता है। अब दो आयनों में जैसे टूटता है, अब ये जो धारा प्रवाहित होती है तो धारा में एक पॉजिटिव धारा अगर लगाओगे तो नेगेटिव आयन उसमें मौजूद रहते हैं, वो लेकर के झट से दूसरे सिरे की ओर भागते हैं। तो दूसरे सिरे की ओर भागते हैं तो इसीलिए धारा प्रवाहित, जब आयन होगा जलीय विलयन में तभी धारा का प्रवाह होता है। तो इसीलिए जो है वही लिखा है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर आयन देते हैं, और जब आयन देते हैं तो उस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। क्लियर हो गया ना? राउल्ट का नियम तथा अणुभार में संबंध बताना है। ठीक है, माना आवाष्पशील पदार्थ के W ग्राम विलायक में स्मॉल W ग्राम विलीन किए गए हैं। माना कि विलायक का वाष्प दाब P और विलयन का वाष्प दाब PS, और यस लगा दें, सोल्यूशन है ना, है, तथा विलय और विलायक का अणुभार क्रमशः स्मॉल m तथा कैपिटल M है। ठीक, तो विलय का मोल, तो विलय जो रहा था का एम लिखा जाता, स्मॉल में लिखा जाता। ठीक है, तो स्मॉल W अपान स्मॉल m। विलायक का मोल, तो विलायक का मोल, विलायक है ना, ढेर है, तो ढेर है तो कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो जानते हैं, क्या जानते हो? P माइनस PS अपान P, यही तो जाना जाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये होता है स्मॉल W गुणे कैपिटल M। इसको ध्यान रखिएगा, स्मॉल के बगल जो है कैपिटल वही है, स्मॉल W गुणे कैपिटल M, और दोनों का W को कर दीजिए, स्मॉल W गुणे कैपिटल M, तो नीचे का हो गए हैं कैपिटल W गुणे स्मॉल m, बस तरह अंतर करें। अरे स्मॉल W पहले लिखा जे, विलय आटे तो विलय की स्मॉल है, जाहिर सी बात बगल कैपिटल हो जाएगा, और नीचे पलट दीजिए, फिर स्मॉल जब ऊपर लिखा है कैपिटल W नीचे हो जाए, और के बगल फिर स्मॉल में लिखा ही बात। तो ये होगा, यही संबंध जो होता है अणुभार तथा वाष्प दाब में होता है। देखो, आवाष्पशील पदार्थ के W ग्राम विलायक में, विलायक जो ना ज्यादा रहते हैं कैपिटल वाली प्रोजेक्ट की जाते हैं, तो W ग्राम विलायक में और स्मॉल W ग्राम विलीन किया गया है, यानी कम वाला जो है विलीन किया गया है। तो माना विलायक का वाष्प दाब P है, विलायक के वाष्प दाब, देखो जो शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध पानी में हो ना, विलायक कौन है? पानी तो है, तो पानी ज्यादा बाय, तो ज्यादा बाय तो शुद्ध वाष्प दाब क्या है? P है। अब P है, चाहे P0 लिख सकते हो, हमने कहा था ना 0 लिख दो, कुछ मिलावाना है ना, और जब विलयन बना दिया जाएगा तब यस लगा दीजिए। यस इसी, देखो कितना आसान है, याद करो कि यस लगा दीजिए, ये सूत्र याद हो जाएगा। देखो इसमें कहा गया किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, यानी देखो कोई पदार्थ है
उसका कितना लिया गया 18.1 ग्राम को लिया गया और 100 ग्राम जल में घोला गया। नीचे में घोला गया 100 ग्राम। तो देखो कम कौन है 18.1 ग्राम बा है, ये कम बा है, ये विलय होगा और 100 ग्राम जल में घोला गया तो जल वैसे विलायक होता है। ठीक है, तो 100 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का वाष्प दाब यानी पीएस आए, वाष्प विलयन कहा है ना, तो विलयन का मतलब पीएस हो गया, यानी विलयन का वाष्प दाब 87 मिमी पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मिमी है तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार कौन सा पदार्थ, ध्यान दो कि लिखा है किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम, ये तो लिखा है, तो यही तो पदार्थ के बारे में पूछ रहा है। अब कौन सा पदार्थ है ये तो पता नहीं है, तो इसी का अणुभार जो जो दिया पहले नोट कर लो। दिया गया क्या है, यानी किसी पदार्थ के इतने ग्राम को, यानी स्मॉल W बराबर 18.1 ग्राम दिया है और 100 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कैपिटल W बराबर 100 ग्राम हो गया। और क्या, विलयन का वाष्प दाब यानी पीएस 87 मिमी। ठीक, और क्या दिया गया है, जल का वाष्प दाब यानी जल मतलब पी, ये दिया है 92 मिमी। इतना तो क्लियर रहेगा। और कुछ दिया है जल, अभी तुम्हें यम की आवश्यकता है, यम स्मॉल एम तुम्हें ज्ञात करना है, स्मॉल एम निकालना है। अब कैपिटल एम अणुभार जल कहां से निकालोगे, H2O का अणुभार, अरे जल यही तो है, जल का फार्मूला क्या होता है H2O, तो H2O से निकालो अणुभार। कैसे निकाला जाता है, देखो दुई है ना, एक रहे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, परमाणु भार 16, परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी 16। इसको आप साफ कर लो, देखो 2 और 16 तो जोड़ा दे कितना है ये 6 2 8 18, रटे रहो 18 हो। स्मॉल एम निकालना है, कैपिटल एम क्लियर रहेगा ना। अब आराम से जो है फार्मूला क्या होता है, P माइनस PS अपान P बराबर स्मॉल W गुणे कैपिटल एम और बटे कैपिटल W गुणे स्मॉल एम। बस जो दिन बार रख दियो, जो नहीं दिन बार रख देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा। देखो P के वैल्यू कितना है, ध्यान रखना, यहाँ पे बता दे, कभी कभी की दिक्कत होती है। ये दोनों में है जवन ज्यादा रहे उसका पहले लिखा जाए, और ज्यादा में कम घटावा जी, तो इसे ध्यान रखना। कभी कभी हो सकता है सोल्यूशन वाला ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा अगर रहे यूनिक वैल्यू ज्यादा रहे उसका पहले रखा जाए, यूनिक वैल्यू कम रहे उसका बाद में रखा जाए, बस ध्यान। तो वैसे 92 ज्यादा है ही, तो 92 माइनस 87 और बटे नीचे कौन आए जे है 92 और बराबर स्मॉल W वैल्यू कितना है 18.1 और कैपिटल एम कहाँ है 18 बटे और इस कैपिटल W कहाँ है 100 गुणे और स्मॉल एम कहाँ है, इनका तो ये एक बार इन्हें का पता करें कहाँ कितना है। ठीक, अब का सवाल पर बहुत आसान है, कुछ मत करो। देखो पहले इनका घटावा जाए ऐसे करना, एक चीज और करो, ये लाके ये देखो दशमलव लाग है, दशमलव वाला झाम ये लाके खत्म कर लो। जैसे 100 लिखा है, दशमलव लगाएंगे, जीरो और बढ़ा दो, दोनों जने बराबर हो जाए दशमलव, अरे एक दशमलव यहाँ है एक यहाँ है, दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद 97 में से 92 में से 87 घटा दो, तो ये आ जाएगा कितना है 5 बटे 92 और बराबर ऊपर आ गया 181 गुणे 18 और बटे 100 m। ये आ गया ना। हमें क्या ज्ञात करना है, यम निकालना है, यम। देखो ई तिरछा जब बुरा कीजिए तो ऐसे आए जे 1000, हाँ 1000, चलो 1000 ठीक है। अब ये इनके साथ जाएगा, ये इनके साथ जाएगा, 181 गुणे 18 और गुणे ये 92 ऊपर जाएंगे और बटे ये 1000 तो रहबे करी है और साथ में 5 और आएंगे। अब आराम से काटो, इनका काट जे, अरे काट जाए ना काट जाए, कट तो जावे कर, दूसरे काटो, दोनों 18 और 2 पंचे 10, अगला कटेगा और 2 से काट दो, 2 चौको 8 एक बचा और 2 छक 12 और 2 दूनी 4 एक बचा, 2 पंचे 10 इतना आएगा और काट दो भाई, 2 दूनी 4 2 तेई 6 और यहाँ कट दिए ना,
दो एकम नम दो, दो दूनी 4, दो पंचे 10। और कुछ कटी है? अरे ना कटे तो गुणा करा लो एक टाइम है बस। देखो 9 से पहले मैं गुणा करा, 9 त्रिक पहले 181 लिख लियो, गुणे 9 त्रिक 27 हासिल आओ 2 और 9 दूनी 18 19 20 और नीचे 5 से गुणा करा दो 25 हासिल आओ 2 और 5 दूनी 10 2 12 हासिल आओ 1 5 1 5 1 6। इनका दो जने गुणा करा के इसे भाग दे दो, आंसर मिल जाएगा आपका। ये m निकल के आ जाएगा 59.94। तो ये आपका m निकल के आ जाएगा। समझ में आएगा वही सबका, बस गुणा भाग आना चाहिए, इसमें कटौती नहीं। इत्मीनान से आप करना सीखिए। देखो जितने ज्यादा हाथ चलाओगे, जितने ज्यादा गुणा भाग कीजिए, उतने ज्यादा आपको आएगा। नहीं करोगे नहीं आएगा, सीधी सीधा। किसी आवासशील पदार्थ और भार दिया है 180 के 18 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, 20 डिग्री सेल्सियस पर विलयन के वाष्प दाब की गणना करो। आगे दिया है इस ताप पर जल का वाष्प दाब 17.545 मिमी है। तो क्या क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? विलयन के वाष्प दाब की गणना करो। बहुत अच्छा पूछा गया है। देखिए क्या दे रखा है, एक आवासशील पदार्थ का अणुभार, यानी पदार्थ का अणुभार दे रखा है, इसका मतलब स्मॉल m होगा, वो 180 हो गया। और क्या दे रखा है? स्मॉल m और दूसरा कैपिटल M। अरे एक ही m रखा गया, देखो m का रख लियो, तो ये 18 आएगा। 18 कहां से आएगा? जल है ना, जल में घोला गया है, तो जल का अणुभार कितना होगा? 18 तो होगा, अभी भी निकाल के बताए थे। तो जल का अणुभार 18 हो जाएगा। और फिर स्मॉल w कितना है? 18 ग्राम है, ठीक। और कैपिटल W कितना है? 100 ग्राम है, ठीक। और कह रहा है जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब मतलब P कह रहा है। P कितना है? 17.545 मिमी। और निकालना क्या है? PS जो है ज्ञात करना। समझ में आ गया ना? तो ये आपका फार्मूला क्या है? P माइनस PS अपान P बराबर स्मॉल w गुणे कैपिटल M और बटे कैपिटल W गुणे स्मॉल m। बस आराम से इसी तरह कर दो। पहले P की वैल्यू रखो। P कितना है? P 17.545 माइनस PS आपको निकालना है, नीचे हो जाएगा 17.545 और बराबर स्मॉल w की वैल्यू जो है 18 है और गुणे कैपिटल M की वैल्यू वो भी 18 है, ठीक। और नीचे कैपिटल W की वैल्यू 100 है और 180। देखो हाँ, यहाँ से कट जाएगा, 10 बार जाएगा नीचे और ये भी कटेगा। 2 9 18 2 पंचे 10 2 पंचे 10 2 9 18। उसके बाद इसको गुणा करा देना, ये आपका बन जाएगा 17.545 माइनस PS अपान 17.545 बराबर 9 ऊपर है बटे 500, ठीक। इसका दो ही चारा है, या तो पहले इतना सॉल्व कर लो और या तो जो है इनसे गुणा करा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 500 से इसमें भी गुणा कराओ, इसमें भी गुणा कराओ और इनसे हमें करा लो। तो ये हो जाएगा 87 72 5 उसके बाद 0 लगा, 0 इसको मतलब नहीं है, माइनस ये कितना हो जाएगा 500 PS आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद बराबर लगाओगे, इनका गुणा इसमें हो जाएगा, इनका गुणा कर डालो। 9 5 45 हासिल आवा 4 और 9 चौक 36 4 40 हासिल आवा 4 और 9 5 45 45 से 4 5 4 9 49 हो गया, हासिल आवा 4 और 5 9 7 63 और 63 4 4 3 7 67 6 और 9 1 9 9 6 15
और कहने के बाद दशमलव है 3, 1 2 3। समझ में आओ कि नहीं? चेक कर लेना, गलती हुई से कर है। अब कुछ करना नहीं है, देखिए इनको इसी पे रोक लो और इनका भेज दो इधर, ठीक है? इनको रोके रखो, इनको इधर पीछे भेज दो, सही रहे। तब ये आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका -500 PS, बाद में अब माइनस हटाई, ये हो जाएंगे 157.905 और ये इधर से उधर जाएगा तो -8772.5, ये इतना आएगा, ठीक। अब दशमलव, अब जैसे दशमलव बाद 3 जीरो इधर दिख रहा है, अरे दशमलव बाद 3 अंक दिख रहा है, ये है 3 अंक कर रहा हूं, घटाव में आसानी है ये। तो अब ये जो घटेगा, देखो अहिमा से तो ये घटे ना, ये अहिमा से ही घटे ना, ज्यादा ही है ना, और चिन्ह कौन लीजिए, माइनस से लीजिए, तो ई हो जाए आराम से जो है -500 PS बराबर ये 86.14.595 आ जाएगा। PS बराबर इसके नीचे 86.14.595, देखो माइनस हट जाएगा, दशमलव दशमलव अभी हटा लेना, ठीक है? तो ये हो जाएगा 500, दशमलव हटा लो, 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, ठीक। अब आराम से भाग दे दो, ये आ जाएगा 8 6 1 4 5 9 5 बटे 5 2, उसके बाद 3 जीरो, बस आराम से इसको भाग दे दो, आंसर आपका PS निकल के आ जाएगा 17. कहना आवत है मी। देखो जैसा आपने यहाँ लिया होगा, मिमी में लिया गया है ना, तो मिमी में ही आएंगे, मिमी का है मिलीमीटर है। देखो मेन है इसमें, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, जैसे अब की बार तो PS आपको नहीं दिया था, अगली बार हो सकता है P न दिया रहे, तो जब P नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर भी P हो जाएगा, यहाँ पर भी P हो जाएगा, तो जितना तामझाम इसमें किए हो पक्षांतर वगैरह करने में, उतने तामझाम फिर करना पड़ेगा, उसको उधर ले जाओगे इधर। थोड़ा इसमें देखिए, थोड़ा टाइम, ये टाइमिंग लेगा, बस केवल टाइमिंग लेगा। गुणा आपका अच्छा है, भाग देना गुणा देना अगर गलती नहीं होती है तो आंसर आएगा, हर हाल में आएगा, दशमलव लगाना मत भूलिएगा। जहां जैसे माइनस में आ रहा है माइनस में जाने दो, गुणा ध्यान रखना, जिससे जो ज्यादा होगा उसी में से घटाना, चिन्ह उसी का लिया जाएगा जो ज्यादा होगा, ज्यादा वाले का चिन्ह लेना। देखो इधर माइनस माइनस आया था, दोनों माइनस जो है हमने हटा दिया, हटाने के बाद आराम से अब ये 500 नीचे चला जाएगा, 500 नीचे गया, बस आराम से दशमलव उठा लीजिए, ठीक। समझ में आ गया ना?